डियर स्टूडेंट्स, हमने आज अपने टॉपिक में बात करनी है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसन। तो उसमें अलग अलग हमारे पास जो है वो फील्ड आएंगे कि कहाँ कहाँ हम मेडिसन की फील्ड में या मेडिकल लाइन में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन इंसुलिन एंड जीन थेरेपी। ये दो हम टॉपिक्स जो हैं, सब टॉपिक्स जो हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। आज दुनिया में बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो डायबिटीज़ के हैं, हाइपरटेंशन के हैं। और डायबिटीज़ जो है वो मेनली हम जानते हैं कि हमारे पेंक्रियाज के अंदर एक स्पेशल काइंड के सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस। बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस, ये एक खास किस्म के सेल्स हैं बीटा सेल्स। ये जो बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग इंसुलिन। इंसुलिन is basically a hormone which is responsible for converting glucose into glycogen। जो ग्लूकोज को, जो ब्लड शुगर है ग्लूकोज, अगर वो एक स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर प्रेजेंट हो तो उसको वो कन्वर्ट करवाता है इनटू ग्लाइकोजन। तो ये इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है, इसको सिंथेसाइज करते हैं these cells, beta cells of islets of Langerhans, which are present in the endocrine part of pancreas। अगर किसी आदमी में ये सेल्स जो हैं ये कैपेबल ना रहें, यानी if these cells are not able to synthesize insulin, then person suffers from a disease which is called as diabetes mellitus, जिसको हम शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। और डे बाय डे पूरी दुनिया के अंदर जो है डायबिटिक पेशेंट्स का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, और इसलिए इंसुलिन की डिमांड जो है वो भी वर्ल्ड वाइड बड़ी है। लेकिन इसको सिंथेसाइज करने के लिए, ह्यूमन इंसुलिन को सिंथेसाइज करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम इंसुलिन के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अगर हम इंसुलिन के स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो बेसिकली इंसुलिन जो एक्ट करता है एज हार्मोन, ये एक प्रोटीन है। एंड दिस ह्यूमन इंसुलिन which is basically proteinaceous in nature has 51 amino acids, क्योंकि प्रोटीन्स आर दी पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो इसमें 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं which are present in 2 polypeptide chains। ये जो 51 अमाइनो एसिड्स हैं ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में प्रेजेंट होते हैं। चेन ए चेन एंड बी चेन, ऐसे ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसमें ए चेन कंसिस्ट ऑफ 21 अमाइनो एसिड्स, 1 2 3 4 21, एंड बी चेन कंसिस्ट ऑफ 30 अमाइनो एसिड्स। तो 21 ए चेन में है, 30 बी चेन में। एंड एट 3 places there are डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ये 3 प्लेसेस के ऊपर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। 2 चेन्स हैं, 1 21 अमाइनो एसिड की, सेकंड 30 अमाइनो एसिड्स की, और 3 प्लेसेस के ऊपर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। इन बिटवीन द ए एंड बी चेन देयर आर 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। एक तो ये हो गया ए चेन का 7th अमाइनो एसिड,
बी चेन के 7th अमाइनो एसिड से डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है। इसी तरह से 20th अमाइनो एसिड ऑफ ए चेन एंड 19th अमाइनो एसिड ऑफ बी चेन, दे आर आल्सो interconnected with each other with the help of a disulfide bond। तो ये तो इन बिटवीन दी टू चेन्स हैं, दो डाइसल्फाइड बॉन्ड, एंड इन बिटवीन दी डिफरेंट अमाइनो एसिड ऑफ ए चेन, ये जो ए चेन है उसके डिफरेंट अमाइनो एसिड, और वो कौन से हैं, 6th एंड 11th, ये दो अमाइनो एसिड के बीच में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है, तो ये 3rd डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये जो इंटायर स्ट्रक्चर है जिसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं 21 एंड 30 अमाइनो एसिड की, अलॉन्ग विद 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ये इंसुलिन का स्ट्रक्चर है, ह्यूमन इंसुलिन का। और ये जो ह्यूमन इंसुलिन है ये बॉडी के अंदर बनती है जब, तो बनती है एक प्रो हार्मोन की फॉर्म में, यानी कि इनएक्टिव हार्मोन की फॉर्म में। और ये जो इनएक्टिव हार्मोन होता है या प्रो हार्मोन जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रो इंसुलिन। और प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर जो है वो ये है, यानी इंसुलिन की इनएक्टिव फॉर्म जो है, जिस फॉर्म में इंसुलिन बनता है, ये मैच्योर फॉर्म है, ये फंक्शनल फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है, और ये इनएक्टिव फॉर्म है, बनता है इस फॉर्म में है, बाद में इसकी प्रोसेसिंग होके ये फिर मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये जो इसकी इमेच्योर फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है, विच इज कॉल्ड एज प्रो इंसुलिन, इसमें 3 चेन्स हैं, ए चेन ऑफ 21 अमाइनो एसिड, बी चेन ऑफ 30 अमाइनो एसिड, बोथ दी चेन्स आर इंटरकनेक्टेड एट 2 प्लेसेस विद डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, और एक यहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा ए चेन में, बट these 2 chains remain connected with each other with the help of C peptide, with the help of C peptide। ये हम कह सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच है इन बिटवीन दी ए, ये ए चेन है और ये बी चेन है, तो इन बिटवीन दी ए एंड बी चेन देयर इज एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच विच इज कॉल्ड एज सी पेप्टाइड। उसके जरिए ये आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं दोनों चेन्स। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन का है, विच इज कॉल्ड एज प्रो इंसुलिन। बाद में इसकी प्रोसेसिंग होती है, ये सी पेप्टाइड सेपरेट हो जाती है, अलग होगी, और ये दोनों ए और बी चेन आपस में इंटरकनेक्टेड रहेगी विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, यानी कि फिर ये मैच्योर फॉर्म बन गई, यानी ये वाला स्ट्रक्चर और ये सेम है। तो ये जो है मैच्योर फॉर्म में जब कन्वर्ट होगी, जिसमें से सी पेप्टाइड सेपरेट हो गया, डिटैच हो गया, देन इट इज कॉल्ड एज इंसुलिन। अदरवाइज ये क्या है, प्रो इंसुलिन। तो ये इंसुलिन के स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन ये इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर है या इंसुलिन की सिंथेसिस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे होती है, ह्यूमन इंसुलिन को जो है कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसके बारे में अगर हम बात करें। देखो हमारे में 11th क्रोमोसोम जो होता है, ऑटोसोम जो होता है, हमारे में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। लास्ट पेयर इज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, फर्स्ट 22 पेयर्स बिलोंग्स टू ऑटोसोम्स। उनमें से जो 11th क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर जीन प्रेजेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। इसकी सिंथेसिस के लिए जो जीन है वो 11th क्रोमोसोम के ऊपर है, लेकिन वो बनाता है प्रो इंसुलिन की फॉर्म में। अब सबसे पहले एक अमेरिकन कंपनी जिसका कि नाम क्या है, एली लिली, अमेरिकन कंपनी है विच इज कॉल्ड एज एली लिली। इस कंपनी ने क्या किया, इन 1983 एली लिली कंपनी जो है
इस कंपनी ने सबसे पहले क्या किया, जीन जो 11th क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन इंसुलिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, उसको एक्सट्रैक्ट किया और उस जीन की हेल्प से जो था, मतलब उस जीन को इंट्रोड्यूस करवाया गया ह्यूमन सेल्स में से निकाल के इनटू द प्लाज्मिड ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, जिसमें कि ई कोलाई का प्लाज्मिड लिया गया। यानी इसको मैं अगर इस तरीके से बोलूं तो ह्यूमन सेल्स में से क्रोमोसोम नंबर 11 पर जो जीन प्रेजेंट है इंसुलिन की सिंथेसिस के लिए, उस जीन को एक्सट्रैक्ट किया गया। ये मान लो ये जीन एक्सट्रैक्ट कर लिया और उधर ये प्लाज्मिड यानी कि एक बैक्टीरियल सेल है ई कोलाई, इशर्चिया कोलाई, उसका ये मेन डीएनए आ गया यानी प्रो क्रोमोसोम और ये है प्लाज्मिड। तो इसका प्लाज्मिड एक्सट्रैक्ट कर लिया जिसको कि हमने यूज किया एज वेक्टर। ठीक है, अब इस प्लाज्मिड के अंदर क्या किया, इस प्लाज्मिड के अंदर विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमने क्लीवेज करवाई। हमारे पास क्या चीज आ गई, हमारे पास ये प्लाज्मिड आ गया विद स्टिकी एंड्स, और इस फॉरेन जीन को, डिजायरेबल जीन को जो ह्यूमन सेल में से हमने निकाला है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, उसको इसके अंदर हमने इंसर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। अब ये बन गया हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए। अब इसे वापस हमने ई कोलाई के अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिए छोड़ दिया, यानी ये होस्ट सेल हो जाएगा। ये बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई करेंगे लार्ज स्केल के ऊपर तो ये प्लाज्मिड के डीएनए के साथ ये फॉरेन जीन भी रेप्लिकेट करेगा और इस जीन की वजह से एक्सप्रेशन यानी कि सिंथेसिस ऑफ प्रो इंसुलिन जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। बाद में इसकी प्रोसेसिंग करके हम उसको इंसुलिन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आज जो है ये इसकी ह्यूमन इंसुलिन की सिंथेसिस जो है वो करवाई जा रही है। लेकिन जो मैं बात करने लगा था कि एली लिली कंपनी ने क्या किया, उन्होंने पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड पॉलीपेप्टाइड चेन बी, इन दो चेन्स को सिंथेसाइज करने के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी ए चेन को सिंथेसाइज करने के लिए एक जीन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर लिया। ए चेन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन था, फर्ज करो उसको मैं नाम दे देता हूं ए जीन, तो एक तो ए जीन, दूसरा बी चेन के लिए बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई जीन तैयार कर लिया आर्टिफिशियली, उसको बी जीन। ये दो जीन इन्होंने इन दो जीन की हेल्प से क्या बना लिया, ये दो तरह की चेन्स बनवा ली लेबोरेटरी के अंदर विद द हेल्प ऑफ दीज टू जीन्स इन दी बैक्टीरियल सेल्स। अब इन दो चेन्स को आपस में इंटरकनेक्ट करवा दिया बाय एस्टैब्लिशिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बाय एस्टैब्लिशिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। यानी इन दोनों चेन्स के बीच में जो 3 प्लेसेस के ऊपर डाइसल्फाइड बॉन्ड हैं उनको एस्टैब्लिश करके इन्होंने मैच्योर इंसुलिन की प्रिपरेशन करवाई एली लिली कंपनी ने। तो बोलने का मतलब सिर्फ इतना है, ये ठीक है आज लार्ज स्केल के ऊपर हम 11th क्रोमोसोम में से जीन जो है वो ह्यूमन सेल्स में से निकाल के उसको प्लाज्मिड के डीएनए में इंसर्ट करके हम वेक्टर रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार कर रहे हैं और उसे सूटेबल बैक्टीरियल सेल्स में इंट्रोड्यूस करवा के जो है हम इंसुलिन की सिंथेसिस करवा रहे हैं। लेकिन एली लिली कंपनी ने, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है,
उसने ए चेन की सिंथेसिस के लिए सेपरेट जीन, बी चेन की सिंथेसिस के लिए, पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए सेपरेट जीन, इन दो जीन्स को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया, इन दो चेन्स को बनवाया बैक्टीरियल सेल्स के अंदर और बाद में इसको कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो इस तरीके से इन्होंने इंसुलिन की सिंथेसिस, ह्यूमन इंसुलिन की सिंथेसिस जो है वो लेबोरेटरी में करवाई। तो ये जो ह्यूमन इंसुलिन है इसका नाम रखा गया हुमोलिन, ह्यूमोलिन। ह्यूमन इंसुलिन को ह्यूमोलिन नाम जो है वो इस कंपनी ने दिया, यानी इसको इस नाम से हम जानते हैं। और आज इसकी सिंथेसिस के कारण जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए ये एक बोन का काम करता है, यानी इसके कारण जो है इंसुलिन लेने के कारण जो है उनमें शुगर का लेवल जो है वो, ब्लड शुगर का लेवल वो अंडर कंट्रोल रहता है। तो ये तो हुई बात ह्यूमन इंसुलिन के बारे में। दूसरा है जीन थेरेपी। देखो जितने भी फंक्शंस होते हैं या जितने भी एक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, दे आर जीन कंट्रोल्ड। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर एक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी जीन की हेल्प से कंट्रोल्ड रहते हैं, ठीक है। अब हमारे में जो डिजीजेस होते हैं कई बार वो फॉल्टी जीन्स के कारण होते हैं, फॉल्टी जीन्स के कारण। तो जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी है रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन्स। जो हमारी बॉडी के अंदर फॉल्टी जीन्स होंगे उनको रिप्लेस करना विद हेल्दी जीन्स, विद हेल्दी जीन्स। तो अगर किसी जीन के कारण बॉडी में कोई प्रॉब्लम पैदा हो रही है, कोई जेनेटिक डिजीज या डिसऑर्डर पैदा हो रहा है या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पैदा हो रहा है, तो उसका जो एक लेजिटिमेट हम ये कहेंगे कि थेरेपी क्या है, ठीक थेरेपी क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ दैट फॉल्टी जीन विद द हेल्दियर जीन, ठीक जीन से उसको रिप्लेस करना। और ये जो जीन थेरेपी है ये दो तरह की होती है। वन इज जर्मलाइन थेरेपी, जीन थेरेपी, जर्मलाइन जीन थेरेपी, in which the genes are introduced in the germ cells like sperm and egg। यानी अगर हम जर्म सेल्स में स्पर्म्स या एग्स के अंदर यानी गैमीट्स के अंदर कोई हेल्दी जीन जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं या फॉल्टी जीन की जगह हेल्दी जीन रिप्लेस करते हैं किसी जर्म सेल के अंदर, देन इट इज कॉल्ड एज जर्मलाइन जीन थेरेपी, और ये ज्यादा क्या है, इफेक्टिव है। दूसरी आ जाती है सेकंड काइंड, सोमैटिक जीन थेरेपी, इन विच द डिजायर्ड जीन्स और हेल्दियर जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द सोमैटिक सेल्स, जिसमें सोमैटिक सेल्स के अंदर, बॉडी सेल्स के अंदर जो है हम जीन्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हेल्दी जीन्स को और फॉल्टी जीन्स को रिमूव करवाते हैं। तो वन इज रिस्ट्रिक्टेड टू जर्म सेल्स एंड द अदर वन इज रिस्ट्रिक्टेड टू सोमैटिक सेल्स। तो ये दो किस्म की होती है, लेकिन जो ज्यादा इफेक्टिव है दैट इज जर्मलाइन जीन थेरेपी। अब इसकी एक एग्जांपल दे देते हैं। एक एग्जांपल है 1990 में एक 4 इयर्स के जो है यंगवन एक गर्ल चाइल्ड जो था उसमें 1990 में एक डिजीज जो था वो ऑब्जर्व किया गया 4 ईयर ओल्ड गर्ल चाइल्ड के अंदर, जिस डिजीज का नाम है SCID। SCID क्या है? सवेयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सवेयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो SCID है, सवेयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम,
ये एक 4 साल की गर्ल चाइल्ड को ऑब्जर्व किया गया 1990 में, और इसको क्योर करने के लिए जीन थेरेपी का यूज किया गया। अब ये डिजीज जो है ये किसके कारण था उसमें, और इस डिजीज के सिम्टम क्या होते हैं? तो दिस डिजीज अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम विच इज कॉल्ड एज ADA, जिसके की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज। एडिनोसिन डीएमिनेज ये एंजाइम का नाम है, जिस एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण ये डिजीज होता है। अब ये एंजाइम की डेफिशिएंसी क्यों होगी? तो ये एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ जीन। जो जीन इस एंजाइम की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो किसी आदमी के अंदर एब्सेंट हो तो उससे बनने वाला ये एंजाइम नहीं बनेगा, यानी इसकी हो जाएगी डेफिशिएंसी, और इसकी डेफिशिएंसी होगी तो फिर ये डिजीज होगा। तो एडीए यानी एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी से SCID यानी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम नाम का डिजीज होता है। इस डिजीज का सिम्टम क्या है कि सफरिंग पर्सन जो है उसमें टी लिम्फोसाइट्स की क्या हो जाती है? एब्सेंस। टी लिम्फोसाइट जो हैं उनकी क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी। और हम जानते हैं कि ये जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये हमारे स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं, और टी लिम्फोसाइट्स की आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ टी लिम्फोसाइट्स किलर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो डायरेक्टली इन्फेक्शन से लड़ते हैं, और कुछ होते हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जो कि बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करते हैं टू मैन्युफैक्चर एंटीबॉडीज। तो इस तरह से बी लिम्फोसाइट्स का भी जो फंक्शन होता है वो इफेक्ट करता है अगर एडीए की क्या हो जाए? डेफिशिएंसी। तो ऐसे आदमी में इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा, स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? वीक, जिसके कारण बहुत ही माइनर डिजीजेस जिनको हम मानते हैं या जिनको बड़े नॉर्मल डिजीजेस हम मानते हैं, वो डिजीजेस भी ऐसे पर्सन के लिए फैटल हो जाते हैं, ऐसे पर्सन के लिए लीथल हो जाते हैं वो डिजीजेस भी। तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम में ये चीज होती है। तो इसको क्योर करने के लिए सबसे पहले ये 1990 में ये जीन थेरेपी टेक्निक यूज की गई थी, जिसमें कि क्या करते हैं? बोन मैरो से टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो सफरिंग पर्सन के टी लिम्फोसाइट जो हैं वो निकाल लिए जाते हैं फ्रॉम द बोन मैरो ऑफ द सफरिंग पर्सन, और उन बोन मैरो के सेल्स में से जब बी लिम्फोसाइट्स निकाल लिए गए तो फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसमें इन बी लिम्फोसाइट्स को के अंदर हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, या इन सेल्स के अंदर हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडीए सिंथेसिस। एडीए सिंथेसिस के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में से निकाले, टी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में से निकाले और सफरिंग पर्सन के, और इनके अंदर हमने इंट्रोड्यूस क्या कर दिया? एडीए सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो इनके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। देन वी री इंसर्टेड टी लिम्फोसाइट्स प्लस एडीए जीन जो इनमें इंसर्ट कर दिया, इन दोनों को हमने वापस री इंसर्ट कर दिया इनटू दी बोन मैरो। वहां जाके ये मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, रीडिवाइड करेंगे,
और ये जीन जो है ये पूरी बॉडी के अंदर जो है मतलब ये जो लिम्फोसाइट जब सर्कुलेट हो जाएंगे तो ये जीन का एक्सप्रेशन यानी एडीए सिंथेसाइज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से एडीए की डेफिशिएंसी जो है वो उस सफरिंग पर्सन में जो SCID से सफर कर रहा है उसमें क्या हो जाएगी, कम। वो डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वो दूर हो जाएगी और पर्सन अपने आप क्योर हो जाएगा। लेकिन फिर बात आती है क्योंकि ये सेल्स परमानेंटली नहीं होते, ये सेल्स जो हैं परमानेंटली जो है वो प्रेजेंट नहीं रहते बॉडी के अंदर, क्योंकि कुछ खास पीरियड के बाद इन सेल्स की डेथ हो जाती है। हम जानते हैं कि लिम्फोसाइट्स का एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, वायबिलिटी पीरियड या लाइफ स्पैन होता है, तो उसके बाद उनकी डेथ हो जाएगी। इसलिए थोड़े थोड़े टाइम के बाद ये हमें रिपीट करना पड़ता है। लेकिन अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर डिटेक्शन हो जाए डिजीज की और एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर ही हम ये एडीए की सिंथेसिस के लिए जो जीन है वो टी लिम्फोसाइट्स ऑफ द बोन मैरो ऑफ द फीटस के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर, तो फिर वो उसकी बॉडी में बिफोर बर्थ पूरी बॉडी में ये जो है एडीए सिंथेसिस के लिए जीन जो है वो टी लिम्फोसाइट्स के अंदर रेप्लिकेट करके मल्टीप्लाई करके आ जाएगा और इसके कारण होने वाला जो डिजीज है SCID, ये डिजीज आगे चल के यंग वन की लाइफ में नहीं होगा। तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर अगर डिटेक्शन हो जाए, टाइमली डिटेक्शन हो जाए, तो फिर ये टी लिम्फोसाइट्स को हम एडीए जीन जो है उनमें इंसर्ट करके इस डिजीज को क्योर परमानेंटली कर सकते हैं। तो ये जीन थेरेपी की एग्जांपल में SCID। तो ये पूरा हमने ह्यूमन इंसुलिन और जीन थेरेपी के बारे में बात की है। आगे मेडिसिन की या मेडिकल साइंस की उसमें फील्ड में कहाँ कहाँ बायोटेक्नोलॉजी का या रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का रोल है उसके बारे में फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।